वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। जैसे कि 2024 का 7 अप्रैल का जो पेपर था सेट का वो हो चुका है। आई हैव डिस्कस द फर्स्ट जो सेकंड पेपर होता है इंग्लिश का, मैंने उसको डिस्कस कर लिया था, बट थोड़ा लेट हो रहा है। बट सेकंड का फर्स्ट का भी मैं कर लूँगा, जैसे कि देखते हैं कि फास्ट जाएंगे, कुछ रुकेंगे नहीं, बाद में जो मैथ्स होगा उसको थोड़ा देखेंगे कि क्वेश्चन दिया है। आई होप इसको मैं थोड़ा सा फिर भी जूम आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चंस नंबर्स 1 to 2, जैसे 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट दी फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया इन अ सर्टन ईयर। जैसे कि कुछ सालों में एक यहाँ पे हो गए कुछ ऐसे डिफरेंट प्लेसेस एट द सर्टन ईयर पे थे। फिर उन्होंने टाइम टेबल दिया और क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर है और यहाँ पे पूरे के अदर। फिर टोटल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी जिसने भी सॉल्व किया होगा मैंने उसका लिया, मेरे सर थे उनका लिया था। यहाँ पे टोटल नंबर 60 दिख रही है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर्स टूरिस्ट विजिटिंग आगरा। टोटल टूरिस्ट कितने थे विजिट करने वाले, जैसे कि हाफ। फिर उधर में अमेरिकन, इंग्लिश और फ्रेंच में से पूरे, तो ये पूछे है कि टोटल नंबर कितने थे उसके 15, और उसके विजिटिंग द टोटल नंबर ऑफ द टूरिस्ट, पूरे जो नंबर है यहाँ पे 60 है। 60 के उसके अंदर के टोटल जो विजिट कर रहे हैं आगरा में वो है 15, तो उसके आपको 1/4 आप उसको डायरेक्ट ही कट कर सकते हो। दैट इज़ दी उसका आंसर 25 आता है इजी से। अगर 60 के देखा जाए 15 कितने होते हैं तो आप उसको कर सकते हो। 60 के आधे 50, 30 करो, 30 के 15, ईजी था। विच टाइप ऑफ टूरिस्ट फाउंड मैक्सिमम एट दिल्ली। और दिल्ली में फिर कौन से टाइप के स्टूडेंट ज़्यादा थे। दिल्ली में जाओ, फिर सिंपल है, यहाँ पे आप यहीं पे एलिमिनेट कर सकते हो कि यहाँ चलो एक कंपटीशन में था, अमेरिकन कंपटीशन में थे फ्रेंच, तो कहीं में नहीं, अदर्स कहीं में भी नहीं, दैट इज़ इंग्लिश। इतना इजी आंसर था आपका यहाँ पे जो आप क्लियरली कर सकते थे। इंग्लिश इसका आंसर होगा 2 इंग्लिश। अभी कभी आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, दैट इज़ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3-4 जो थे बेस्ड थे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में। फॉलोइंग टेबल्स गिव द आइटम वाइज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है एक हाउस में। इसमें दिया है द इंफॉर्मेशन इन दी अबाउट टेबल इज़ टू बी प्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली यूजिंग पाई डायग्राम। अभी पाई डायग्राम का आपको पता होगा कि दैट इज़ जो होती है सर्कल होता है, तो सर्कल डिवाइड होता है 360 में, तो उसको देखेंगे। सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटेड आइटम्स लेबर। अभी लेबर के बारे में अगर पूछ रहा है तो दैट इज़ 25%, तो पूरा इसका 100 हो जाएगा। 100 में से 25 पूछा है तो इसको डिवाइड कर लो। जैसे कि अगर 25 यहाँ पे होता है तो इसका 25 होता है तो कितना होगा, आपको इसके अंदर का टुकड़ा काटना है। जैसे कि 100 में से तो ये 25 बोल रहे हैं, ये 50 ऐसा, तो उसमें का अंदर का 25 जो है तो उसको डिवाइडेड बाय 3.6 भी कर सकते हो आप, या अगर आपको इससे डायरेक्ट स्प्लिट करके आप 90 की भी आपका आंसर आ जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि सेट में इजी क्वेश्चन होते हैं, वेयर एज इन द नेट यू गेट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द आइटम सीमेंट एंड ब्रिक्स। सीमेंट और ब्रिक्स के को मिलाकर टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन को बोला है कि सीमेंट और ब्रिक्स को मिला के बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा कि क्या है सीमेंट और ब्रिक्स। यहाँ पे दिखता है सीमेंट और ब्रिक्स का 30% ऑफ व्हाट, कि जो दिख रहा है कि 30 तो ये है, पर 30 के साइड में जो खड़े रहेंगे क्या कि आउट ऑफ 100, तो इसका वैसे ही कटता है कि 3/10 ऐसा उसका आंसर हो जाएगा। The following XY points are plotted on the XY plane and the adjustments points are joined by the smooth curve। एक है, सो उसको क्या क्या कहा जाएगा। आपको पता है कि इसके आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द कर्व। अगर कर्व ऐसी हुई, अगर आपको यहाँ से बनाना है जैसे कि एक पॉइंट जो बनाते थे अपन XY का, तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर पहले से अगर इसको 1 2 3 नाम दिए जाए ऐसे कि, तो उसके अंदर के राइजिंग अगर पहले का 60 दे रहा है, 30 दे रहा है, तो 20 दे रहा है, या 15 फिर और फिर 12 ऐसा, तो नीचे आएगा। तो स्ट्रेट लाइन तो इसमें नहीं है,
फिर हाइपरबोला जो बढ़ता जाएगा, नहीं है ऐसी चीज़ें। एक्सपोनेंशियल कम से जैसे कि घातांक कि कम हो रहा है, ऐसा आप देख सकते हो उसको ईजी से। यहाँ पे बाकी यूनिट आपको हेल्प करते हैं, ट्राई टू कवर द सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। अभी उनके जो मेथड थे वो तो लगभग आते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैथ बहुत इजी रहता है और आपको उसमें की कंसेप्ट याद से अगर हो जाए तो फिर आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। पिक्सल पर डॉट जो होता है इसका तो करेक्ट चूज करने को बोला, करेक्ट पेयर कौन सा था उसके अंदर का। डिजिटल कैमरास का तो नहीं है ऐसे यूनिट, तो उसको देखो। HSD आपको पता है कि स्टोरेज सिस्टम है, यहाँ पे हाई डेफिनेशन के स्क्रीन के बारे में कुछ लेना देना नहीं था उसका। गीगाहर्ट्ज तो इसमें कुछ भी नहीं आता, मेमोरी स्टोरेज का इसमें नहीं आएगा। GB या वगैरह हो सकता था, बट KBS यूनिट ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा रेट जो यहाँ पे होता है, जो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन यू एक्सेस अ साइट विथ S, जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H होता है, आपको पेमेंट करते समय आपने देखा होगा कि दैट S सिग्निफाइज टू व्हाट इंस्टेड ऑफ HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है इन द एड्रेस बार, इट प्राइमरली मीन्स, यहाँ पे इसका आंसर है दैट इज सिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड ऐसा दिखता है अपने को, सो आंसर इसका करेक्ट है B। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है, मालूम है क्या? ये क्वेश्चन अभी हमेशा होते ही है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछना करना ज़रूरी है। अगर उसको भी पकड़ लूँ मैं तो फिर भी लगभग उसका भी एक कंसेप्ट जो है वो चुराया हुआ है। बट एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें सिंपल है। फिर विकीपीडिया को किसने स्टार्ट किया? 2001 में स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया वो देखो, जीमेल 2004 में जब लॉन्च हुआ तो इसका फिर कौन थे, या फिर जो यूट्यूब के जिन्होंने स्टार्ट किया उनके नाम लिख लो, करीम का नाम लिख लीजिए। इंस्टाग्राम किसने स्टार्ट किया, उनके जो फाउंडर है, CEO है, उनके नाम लिख लीजिए। Which of the following has not been appointed as the national coordinator for SWAYAM to ensure the quality of the course content? कि इनमें से कौन नहीं दिया गया था? दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर जो था, इसमें से नहीं था। बट फिर ये है तो इनके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज़ योर प्राइमरी कंसर्न। आप इसको इनके बारे में देखो। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग क्या है, फिर उसके बारे में देखो। उसका फाउंडेशन कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में देखो। हाँ, एक क्वेश्चन था जैसे कि आप अगर पढ़े हो इंग्लिश में तो इधर मराठी में मत घुसो, क्योंकि दैट थिंग्स विल बॉदर्ड यू अलॉट। बिकॉज हाँ, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन का जैसे इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ रहा तो उसको हाथ से देख लो, पर पूरा समझने में मत करो। तो एक टिप्स थी जैसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेब 2.0 जो वेब 2 है, तो डिजिटल इन्वायरमेंट दैट व्हाट डज द एब्रीवेशन UGC स्टैंड फॉर, कि जो वेब 2 है उसके अंदर जिसका UGC का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ यूजर जनरेटेड कंटेंट इसको बोला गया था। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत तो नहीं ज़्यादा। देखो फिर से अगर इसको भी छोड़ा जाए क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन पूरा बनता है, दैट इज़ अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उन्होंने रिपीट कर दिया। एक हुआ था, ये 2 रिपीट हो गए। when were the millennium development goals adopted by the United States nation? यहाँ पे कितने थे? 7 या 8 जैसे कि मिलेनियम गोल्स थे। और देखो इसका इनको अडॉप्ट किया था 2000 में और ये 2015 तक चले थे। दैट वाज इसको क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 दिए थे। फिर देखो फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि क्या था क्वेश्चन, दैट इज़ सस्टेनेबल मिलेनियम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बोले गए थे उसके बारे में 3 क्वेश्चन तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे से हो गए। फिर इनको 15 से कनेक्ट किया था 30 तक और ये 17 थे। इनका ग्रुप होता है, आपको उसको जैसे भी याद कर सकते हो कर लो, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने हैं, पर इन दी नेट दे आस्क दी उसका फॉर्मेट पूछते हैं, फिर कौन सा किस में नहीं है, या 17 में से 3 दे देंगे और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को डाल देंगे वहाँ पे कुछ। सो दोज थिंग्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। इसको भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा घुमा के पीछे पूछा गया है, फिर भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग? स्मॉग जैसे कि बाइंडिंग एक आता है कि स्मोक और फॉग का एक मिक्सचर होता है, तो उसमें क्या होता है कि हेडेक होता है, उसमें आई में इचिंग होगी, नोज़ और थ्रोट इरिटेशन, ये जैसी चीज़ें होती है।
फोटोकेमिकल स्मॉग आपको लंदन स्मॉग और एलए स्मॉग आपको आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं. व्हाट इज द फॉर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ द इनकल्टिंग माइक्रोज इनटू सॉइल में जैसे कन्वर्ट होते, तो इसका आंसर सी है. आप देख लीजिएगा, बिकॉज पीपल एंड डेवलपमेंट में कुछ भी पूछा जाता है सो थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. इसको 4 पूछ लो, इसको भी अगर 4-5 पूछ लो तो ये फिर से एक क्वेश्चन जो रिपीट होता है, दैट इज विच कंपोनेंट ऑफ द सोलर पैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टली जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट. इसको एज इट इज पूछा गया, जिसकी इसको पकड़ लो कि 5वां नंबर का अगर क्वेश्चन कंसिडर कर लिया तो भी चलेगा. सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसको बोला जाता है. Environmental education is not just awareness and knowledge, but it is also a development of. अभी one has to click the questions within a moment. So first पेपर में ही होता है, टाइम निकल जाता है और आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है. डीपर नॉलेज तो इसको नहीं लेंगे कि इसमें चीज़ें निकल जाती है, जैसे कि थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं देता अपने को. डीप प्रॉपर कंसेप्ट है पर एटीट्यूड बताता है कि दैट, जैसे बोला गया था कि we don't have planet B, that's why we don't have plan B. अपने को जैसे प्लानट B नहीं है तो प्लान B करके क्या करेंगे, एक ही प्लानट है तो एक ही प्लान करके चलना है. जैसे I'm a bit confusing in this question. Indian education system generally is divided into following periods. मेरा कहना था कि इसका आंसर A है, बट my brother is saying इसका D हो सकता है. बट मुझे जितना पता है कि दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वैदिक में ही उपनिषद और पुराण जाते हैं. उत्तर वैदिक काळ आणि उत्तर और पूर्व ऐसे 2 काळ्स होते. जसे की मराठीत मी सांगत आहे त्यांना की उत्तर वैदिक काळ आणि पूर्व वैदिक काळ या दोनमध्ये त्याला डिवाइड केलं होतं. त्या उत्तर वैदिक काळात आणि पूर्व वैदिक काळातच या पुराणांचं आणि उपनिषदांचं पठण होतं. तर माझ्याकडून याचा आन्सर मी ए कन्सिडर करतो. दादांशी आणि मित्रांशी कन्सिडर केलं त्यांचं होतं डी, वेरच मला ए वाटत आहे. In correspondent education system the following things are included. आणि सिंपल आहे, याचे आन्सरचे इझी गेस करता येतात. गायडिंग इन्स्ट्रक्शन्स राहतात, सॉल्व आन्सर्स आणि ओकेजनल लेक्चर्स त्यात राहतील. करस्पॉन्डंट सहसंबंधात जेव्हा असतील गोष्टी तेव्हा. हा थोडा स्ट्रेंज क्वेश्चन होता. विच ओपन युनिव्हर्सिटी वॉज स्टार्टेड इन 1969 मध्ये. आता याचा आन्सर आपण एवढं नाही करू शकत, कारण की वी नो दॅट की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटी जे फर्स्ट झाली होती, दैट वॉज होते कि काही नहीं प्रश्न त्यांचे उनके क्वेश्चन थे अच्छे, जैसे कि बट ये कहाँ से उठा के ला दिया कुछ पता नहीं चलता. दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से बोल सकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू मुस्लिम सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, मदरसास आर सपोज टू बी दी सेंटर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे छोटे होते हैं तब भेजा जाता है. तो सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात नहीं होगी. दैट इज़ जो भी कुछ जैसी चीज़ें हैं उनको प्राइमरी लेवल पे पता होनी चाहिए, वो वहाँ पे मदरसास में पढ़ाई जाती है. इफ़ टॉट ऑन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, the students get tremendous power for acquisition of what. कि यहाँ पे अगर आपको पता है मेमोरी टीचिंग के जो लेवल्स रहते हैं कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल. अगर 3 में फ़र्क होता है कि देखो कि फर्स्ट दैट इज़ कि जो मेमोरी लेवल है वहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेंगी. जनरलाइज इंसाइट का जो है आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है, अंडरस्टैंडिंग में आता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज़ रिफ्लेक्टिव में आ जाएगा इसका. सो आप उसको भी देख सकते हो. सो ये दोनों तो पहले से ही कट गया, दैट इज़ सो आंसर इसका बी हो सकता है, हो जाएगा आराम से. फैक्चुअल जहाँ पे मगअपिंग होती है, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसी चीज़ें मेमोरी लेवल पे करती है स्टूडेंट के साथ. द टीचर्स शुड चूज टीचिंग मेथड्स कंसिडरिंग. 2-3 चीज़ें वो कर सकता है कंसिडर. इसकी प्रोफेशनशियल एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बट नेचर ऑफ द लर्नर, जो लर्नर आपके पास है उसके बारे में थोड़ा ख्याल करना, कि उनके बारे में सोचना, और कौन से ऑब्जेक्टिव लेके वो चलेगा, और दैट ही हैज़ टू बी रियलाइज. अगर छोटे बच्चे दैट ही हैज़ टू यूज़ समथिंग दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, आप उसके साथ यूज़ कर सकते हो, सो दैट द स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट कनेक्ट. सो इसका आंसर सी भी हो सकता है. सो मैं बोल रहा हूँ ऐसे कि नहीं हो सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा.
व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट, जैसे गिफ्टेड हैंडीकैप स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, जैसे कि गिफ्टेड स्टूडेंट के पास क्या होगा कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर जजमेंट, वो अलग होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है फिर से फॉर अडल्ट लर्नर के बारे में, जो अडल्ट लर्नर जो होते हैं दैट इज़ इन द अंडरस्टैंडिंग जो होता है टीचिंग में, कि वहाँ पे जो बदलता है, जैसा कि मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लो द फॉर अडल्ट लर्नर इंस्ट्रक्शंस नीड्स टू बी फोकस्ड। बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, मोर ऑन द प्रोसेस एंड लेस ऑन द कंटेंट, कंटेंट पे फोकस ना करके उनको कुछ इनसाइट्स देने के लिए यहाँ पे होता है। जैसे कि आगे भी था, ये क्वेश्चन पूरे बेसिक है, टीचिंग के वाले क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एडल्ट लर्नर के बारे में पूछा है या फिर टीनेजर के बारे में है, एक ही होता है, स्मॉल लर्नर के बारे में या चाइल्ड लर्नर के बारे में, तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक एलिमिनेट करते आनी चाहिए। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था क्योंकि वहाँ पे पूछा गया है कि इवैल्यूएशन गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर कंटेंट, कि कंटेंट के बारे में कैसा बोल के इवैल्यूएशन कैसा होगा उसका, कि वी नो दैट द प्लेसमेंट इज समथिंग विच वी कंडक्ट, जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट होती है तो दैट इज इन द प्लेसमेंट, वहाँ पे अपने को क्लियर आइडिया नहीं होती स्टूडेंट के बारे में। फॉर्मेटिव दैट इज जब रेगुलर चीज़ें होती है, जैसे कि एक सेशन में जैसे कि मिड टर्म या यूनिट टेस्ट ली जाती है, तो वहाँ पे फॉर्मेटिव कि उसकी इंप्रूवमेंट जैसे गिनते हुए तो उसको फॉर्मेटिव बोलेंगे। डायग्नोस्टिक्स बेसिकली उसकी लेवल चेक किया जाएगा कि वो कहाँ तक है और कहाँ तक पहुँचा है ऐसा। बट इन दी समेटिव एट द एंड कि आपने जैसे कि एग्ज़ाम दे दी सेट की, तो आपका क्या स्कोर आ रहा है, दैट विल डिसाइड द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आप कहाँ पे खड़े होते हो, कि वेदर यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन और नॉट। तो फॉर्मेटिव समेटिव में आपको दिख जाएगा कि एंड रिजल्ट के बारे में बात की जाती है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंसिडर करूंगा, मैं बोलता हूँ 20 क्वेश्चन तो कम से कम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली स्टैंडर्ड से मीट करने की बात होती है, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव में क्या आता है, फिर नंबर्स की बात होती है। सो इसको एलिमिनेट कर दो, इन्फेसिस ऑन द न्यूमेरिकल डाटा, फोकस ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और स्ट्रिक्ट अदर एक्सपेरिमेंटल को भी दूर किया जाएगा। सो इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द मीनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोर किया जाएगा, कुछ मीनिंग को रीड किया जाएगा, दैट इज द थिंग। Blank is a limitation of the positivism in the research. Positivism, August Comte has given the term positivism. So it says it tends to oversimplify the complex social phenomenon. इसका आंसर था that is B. अब साइटेशन के बारे में बोलना तो बहुत इजी हो जाएगा, दैट इज़ जो लिटरेचर में जो स्टूडेंट है इंग्लिश के लिए उनको पता है कि एमएलए हैंडबुक यूज़ की जाती है, तो उसका आंसर सिंपल है कि पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में तो कोई उसकी बात ही नहीं करेगा, उसको एलिमिनेट कर दो। द फिक्शनल एलिमेंट एडेड टू दी, फिक्शनल एलिमेंट का कुछ भी उसके नैरेटिव में नहीं है और ओपिनियन के बारे में भी नहीं, बट क्या वो रेफर्स करता है बेसिकली अ वे ऑफ गिविंग प्रॉपर क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्सेस, वो आपको देते हैं कि आपको साइटेशन यूज़ करते हैं आता चाहिए। जैसे कि अगर आप रिसर्च पेपर भी लिख रहे हो, सो यू शुड बी एबल टू डू दिस थिंग्स। यहाँ पे बहुत लोगों ने मिस्टेक कर दी होगी कि देखते ही लोगों ने कर दिया होगा कि प्लेजरिज्म, that is not the answer, but a type of research misconducts involves, यहाँ पे मिसकंडक्ट जो होते हैं कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और फाल्सिफाइंग डाटा, कि डाटा को गलत दिखाया जाता है, नॉट द कॉपीड। जब प्लेजरिज्म आएगा तब आप किसी का डाटा चोरी करोगे, वैसा आता है। सो फैब्रिकेशन इज द आंसर, यहाँ पे है, यहाँ पे चोरी करना होगा। प्लेजरिज्म में आप किसी का चोरी करते हो बिना बताए किसी को, बट फाल्सिफाइंग डाटा अगर होता है या मिसकंडक्ट होता है, इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट इज फैब्रिकेशन, तो उसको बोला जाएगा। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जैसे पिछला, तो आप उसके ऊपर से कर सकते हो। एक क्वेश्चन भी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इन आईसीटी टूल्स इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग बाय बिब्लियोग्राफीज इन रिसर्च ऑफ पेपर्स, और इसका आंसर पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेट में भी आता है, जैसे मैं दोनों को कंसर्न करके देख रहा हूँ कि इन दी नेट एंड सेट दे हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन रिपीटेडली। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनको बोला जाता है। पैसेज तो नहीं पढ़ूंगा मैं, बट वट एवर द क्वेश्चंस दैट मी एंड माई फ्रेंड हैज डिस्कस। सो 31 का जो आंसर है मैंने सी किया है, 31 का सी, मोल्डिंग द मिलियंस ऑफ इंडियन जो है उसका आंसर है।
दैट इज़ मैं इसका बोला है कि रिलीज्ड और फ्रीडम ऑफ समथिंग. यू कैन ऑल्सो मेंशन द इफ़ यू आर नॉट अग्री विद इट और वेदर यू आर अग्री विद इट और नॉट, आप मेंशन कर सकते हो, आपको फ्रीडम है वैसे करने के लिए. फिर इसका मैंने D30 का D है द स्पिरिट ऑफ द ऑनर ऑफ इंडिया. और फिर यहाँ पे द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द महात्मा गांधी इन द हैज़ बीन अ पावरफुल मूवमेंट उन्होंने की थी. यहाँ पे है एक थोड़ा सा कि एक अगर लिटरेचर के लोगों को पता है कि लिटरेचर हेल्प करता है. बुर्जोज जो होते हैं कि दैट इज़ मिडिल क्लास कन्वेंशन पीपल होते हैं जो कि कन्वर्जनिस्ट होते हैं, कंजर्वेटिव्स. सिंपल यहाँ पे देखा जाएगा कि कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने कि क्या कहाँ पे बैरियर्स होते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज लेस लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड, लेस लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड और मिसइंटरप्रेटेड ड्यू टू कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के बारे में ऑफ द रिसीवर्स मैसेज. कि इफ़ आई एम अ हिंदू एंड यू आर अ क्रिश्चियन गाय एंड इफ आई एम टेलिंग यू कि मैं इसको बोलूँगा ऐसा कि दैट इज़ माइट बी द साइन कि एक हॉस्पिटल है बट यू माइट गेट द क्रॉस. अगर उसके अलग अलग भी आयाम हो सकते हैं फिर तो सो जो मीनिंग है उसको शायद मिसअंडरस्टूड किया जाएगा या फिर उसको मिस इंटरप्रेट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट वी फॉलो. कि मेरी जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो थोड़ी अलग होगी और जो दूसरा होगा मेरे साथ जो बंदा दूसरा मिस इंटरप्रेट कर रहा है उसको उसकी कल्चरल प्रैक्टिस अलग होगी. या ही माइट बी बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक जिसका बैकग्राउंड है वो शायद अलग होगा. या इंडिया में अपन इसको ऐसा प्लस का साइन जैसे कि लगभग हॉस्पिटल के लिए होता है बट शायद इन अदर कंट्रीज इट माइट यूज इन द सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीनिंग, उसको किया जा सकता है. सो द आइकॉनिक जिसको बोला जाता है कि साइंस में उसको किया जाएगा. आइकॉन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द contemporary digital parlance what are the following symbols collectively called as. अभी इसका है कि इनको ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा है बस इसमें उन्होंने यहाँ पे या थोड़ा ये ट्विस्ट ऐड कर दिया था. इमोटिकॉन जो बोला जाता है ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन है. इमोजीज स्माइलीज स्टिकर्स यहाँ पे नहीं है सो इसको इमोटिकॉन बोला जाएगा. सिंपल है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट. जो इनकरेक्ट है ऊपर वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे लागू होता है. साइलेंस इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज आप इसको क्या बोलेंगे. नॉन वर्बल क्लूज एंड मैसेज आर इजी टू कंट्रोल. दीज आर नॉट ईजी टू कंट्रोल. आपको इसमें देखा जा सकता है कि नॉन वर्बल बेसिकली जो लिखा होता है उसको वर्बल बोलते हैं एंड द स्पीकिंग लैंग्वेज दैट वी यूज़ दैट इज़ नॉन वर्बल. साइंस या बोलो या साइन लैंग्वेज जो होती है उसमें नॉन वर्बल चीज़ होती है. या फिर यहाँ पे फिर साइंस हो गए कि या सिम्बल्स हो गए जैसे कि आइकॉन हो गए उसमें थोड़ा सा कंट्रोल किया नहीं जा सकता. व्हाट इज़ प्रसार भारती. यू शुड हैव स्टडीड द थिंग्स कि अगर आपको उसको थोड़ा भी सर्च किया तो पता चलता है. प्रसार भारती क्या है. इट इज़ इंडिया स्टेट्स ओन पब्लिक ब्रॉडकास्ट को बोला जाता है और दैट वाज फर्स्ट लॉन्च इन 1997 में और न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है ऐसा बोला जाता है. आप एलिमिनेट तो करना नहीं, अगर कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन है आपको तो आप उसको एलिमिनेट ईजी से कर सकते हो. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फेलिसिटेटेड much more in the communicative situations wherein teacher and the students are sitting together in the circular manner facing each other. कि अगर टीचर स्टूडेंट है फेसिंग कर रहे हैं एक दूसरे को सो कैसा होगा उनका रिस्पॉन्स. लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स बेसिकली बात जल्दी कन्वे होगी. व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ 1 to 15. इसका मैंने आंसर दिया दैट इज आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन द मैथ बिकॉज वो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आई हैव गिवन द आंसर हियर. मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मैथ. इसका आंसर 42 का जो है दैट इज बी 13 एज पर द डिस्कशन आई हैड विद माई फ्रेंड्स. अमॉन्ग द 3 नंबर्स जैसे कि दिए थे उनको डिवाइड करना था उसका आंसर बी आता है दैट इज y and z only. A person who was working to transfer bricks
यह इसका आंसर दैट इज सी में जो आते हैं उनको जिसको टाइम लगेगा उनको थोड़ा छोड़ रहा हो दूर, सो विल बी एबल टू सेव द टाइम। आंसर दिखाना दैट इज द कंसर्न। देयर आर जो 45 था, जैसे 45 का आंसर दैट इज बी। यहाँ पे जो भी कुछ बता सकता हूँ मैं बताऊँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज अ वैलिड बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, जो कि क्वेश्चन जो भी है कि जो वैलिड कौन से इसमें से बताना है। दैट इज ही सेइंग ऑल पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट, सॉरी सम टाइगर्स आर गुड। वो ऐसा बोल रहा है कि दैट इज कि इनको बोला जाएगा टाइगर और सम टाइगर्स आर गुड, कि उनके अंदर के जो टाइगर्स और ये जो है कि इनको गोट बोला जाएगा। दैट इज सम टाइगर्स आर गोट, कुछ जो टाइगर है वो गोट है। हाँ देखेंगे फिर बाद में। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, इनको जैसे फॉलो करता है। ऑल पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट। और अभी कैसा होगा कि जो ये पॉलिटिकल है और ये पॉलिटिकल दैट इज इंटेलिजेंट फॉलो किया जाएगा कि ऑल इंटेलिजेंट पॉलिटिकल को बिलोंग करते हैं। सो इसमें कंक्लूजन क्या दिया है, सम गोट्स आर नॉट टाइगर्स, बराबर है। ये जो कुछ जो गोट्स बच्ची है वो टाइगर्स नहीं है, कुछ है बट कुछ नहीं है, सिंपल। सम पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट, और सही बात है कि कुछ पूरे अगर है तो कुछ तो होगे। सो दैट इज 1 and 2 फॉलो होता है, आपको इसका करना है इसे। नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग, कि सम बसेस आर स्टैंडिंग फेसिंग दी बस स्टैंड, जैसे कि इसको बस स्टैंड बना लो। Oh shit. थोड़ा सा लोड लेंगे, 1 मिनट रुकते। इसको बस स्टैंड बना लो और सिंपल से आपका आंसर आ जाएगा। सम बस आर स्टैंडिंग फेसिंग द बस स्टैंड, कुछ जैसे कि इसको बस स्टैंड बना लेंगे, इसको बस स्टैंड बना लेंगे और फेसिंग द बस स्टैंड। ठाणे बस वॉज अहेड ऑफ नासिक, अगर जैसे कि इसको बोला जाएगा कि ठाणे जो बस थी कि अहेड ऑफ नासिक उसके पीछे आ जाएगा। ओके, कि ठाणे बस वॉज अहेड ऑफ नासिक। फिर बोलता है कि विच वॉज अहेड ऑफ जलगांव, कि जो जलगांव के विच वॉज अहेड ऑफ जलगांव बस, कि जो नासिक की जलगांव के आगे थी, जैसे कि जलगांव उसके पीछे हो जाएगा। कि अमरावती बस वॉज बिहाइंड धुले, अमरावती बस जो धुले के बिहाइंड थी, बट जो थी विच वॉज अहेड ऑफ ठाणे, कि जो धुले की बस रहेंगी यहाँ पे, जो सॉरी इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे शायद, हल्की क्लीनेट, मैं इसको थोड़ा सा बाद में करता हूँ। ऊपर क्या जा सकता है, सम बसेज आर स्टैंडिंग फेसिंग द बस स्टैंड, और फिर ठाणे की जो बस है अहेड ऑफ नासिक जो बोला जाता है, दैट इज़ कि आप उसको नासिक को कर लो, दैट इज़ ये ठाणे की बस है जो अहेड है नासिक के बीच में। फिर उसके बाद में जो आएगी दैट इज़ जलगांव, वो जलगांव है। फिर बोलता है कि अमरावती बस वॉज बिहाइंड धुले, कि अमरावती की जो बस है वो धुले के पीछे है। ओके, धुले के पीछे, तो धुले और दैट इज बट अहेड ऑफ ठाणे, कि जो धुले की है वो ठाणे के आगे है पर अमरावती के पीछे। ऐसे आपका सीक्वेंस हो जाएगा। ये पूरा बस स्टैंड की चीज़ है। फिर उन्होंने पूछा है कि विच इज द सेकंड लास्ट फ्रॉम बिहाइंड, फिर इसका आंसर होता है दैट इज नासिक है, जो आप लास्ट से पूछा है कि दिस इज द फिफ्थ, इसको बोला जाएगा ये फोर्थ, जैसे ये थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। बट ये चीज़ें फर्स्ट कभी कभी एग्ज़ाम में काम नहीं करती, सो यू हैव टू सिलेक्ट द थिंग्स जल्दी से जल्दी। इसके अंदर का गैप में ही सब खेल है, 2-2 3-3 आप जो जैसे कि इसके जो सॉल्विंग मेथड होते हैं आपको सिर्फ पहले का डिफरेंस निकालना होता है, हाउ द फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड विद दी, इसके अंदर जो इसका रिलेशन है बस उसको सेकंड के साथ फॉलो करके देखना है आपको। फिर जो डिफरेंस आएगा दोनों में आपको उसको नोट डाउन करना है। जैसे कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर इसमें थोड़ा ईजी है कि उन्होंने हमें बस एक ही चीज़ का ऐड किया है। जैसे कि यहाँ पे जो है उन्होंने
जो नंबर दिए हैं, जैसे कि उन्होंने 3 को ए को अज्यूम किया है 3 जैसे, सो जिसका नंबर जैसे कि ए जिसमें ऑलरेडी 2-3 बढ़ा के रखे, तो वैसे ही होता है कि 1-2 ऐड करके उन्होंने दिए है। जैसे कि यहाँ पे इसका नंबर 4 है, फिर इसका 6 आ रहा है कि ए बी सी डी, तो 4 को उन्होंने 6 अज्यूम कर लिया, 1 ऐड कर लिया। तो फिर आपको वही करना है कि एफ का जो नंबर आएगा तो आपको उसको उसके अंदर 2 बढ़ाने हैं, ऐसे ही फॉलो होगा। क्वेश्चन इजी, आपको हमेशा इसके लिए इस जैसे क्वेश्चन के लिए आपको सोचना है कि दैट इज़ जो ऊपर वाला भाग होता है उसको अपन नॉर्थ करते हैं अज्यूम, और नीचे वाला जो रहता है दैट इज़ साउथ। अब फिर से उसको नॉर्थ कर लो, फिर वो क्या बोलेगा उसको फॉलो करो। विराट वॉक्स, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करता है विराट वॉक्स 15 मीटर, यहाँ से स्टार्ट करेगा, नीचे आएगा, दैट इज़ 15 मीटर वो चलेगा नीचे। फिर ही सेज व्हाट ही सेज दैट मीटर एंड देन टर्न्स टू राइट। अभी राइट है, मेरा ये वाला राइट है तो उसका ये हो जाएगा। सो वो चलेगा, कितना चल रहा है 10 मीटर चल रहा है वहाँ पे, वो यहाँ पे 10 मीटर चलने के बाद फिर से क्या कर रहा है, फिर से वो राइट ले रहा है। अभी यहाँ पे आएंगे, उसका राइट देखिए आप, उसको यहाँ पे देखना जरूरी है। फिर फ्रॉम देयर ही विल टर्न टू राइट एंड वॉक्स 15 एंड 15, यहाँ तक 15 आ गया फिर वो, और फिर क्या बोल रहा है वॉक्स 15, देन ही टर्न्स टू लेफ्ट। फिर बाद में अभी इधर राइट जाएंगे तो इधर जाएगा, बट अपने को वहाँ पे नहीं जाना है, सो ही विल गो, फिर से टेक, वो लेफ्ट ले रहा है, तो लेफ्ट कितना बोल रहे हो कि ही वॉक्स 15 मीटर। तो आपको पता है कि दैट इज़ ये 15 मीटर यहाँ पे है और ये 10 मीटर। सो वो पूछ रहा है, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन में यहाँ पे 25 मीटर तो कहीं भी नहीं दिख रहा। सो यू कुड गेस द थिंग्स इजीली, वेस्ट 25 मीटर्स। चैलेंजिंग ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है कि आप इसमें से नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में देख लीजिएगा थोड़ा सा कि क्या है, तो टाइम की वजह से मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। आई होप अगर आपका इसका जो कट ऑफ आता है, मैं इंग्लिश के लिए या बाकी के पेपर के लिए देखूंगा, बट इफ़ यू आर द फर्स्ट, अब आपका अगर साइंस में बिलोंग करते हो आपको, तो आपका क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर विल बी यो कि आपको उसके अंदर ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आते हैं, कंसेप्ट ज़्यादा आते हैं, तो कंसेप्ट के भी ऊपर केयर कर लिया तो कमांड, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है, बाकी कोई क्वेश्चन है, अगर आप उनके ऊपर कमांड करते हो, कोई आप पूरा क्वेश्चन का जो सिलेबस है उसको आप सॉल्व करते हो, सो इजीली द थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। और टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे करना ईजी होता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया अच्छे से और आप जाते हैं एग्जाम में, आपको पता है कि DI को और कॉम्प्रिहेंशन को हाथ नहीं लगाना, वो बाद में लगा सकती है। सो यू विल हैव दैट बेनिफिट, यू विल हैव दैट द कॉन्फिडेंस कि जो फैक्चुअल डाटा मेरे पास है यहाँ पे, मैं उसको 30 मिनट में उड़ा दूंगा, और यू विल गेट द 30 मिनट्स टू सॉल्व मैथमेटिकल रीजनिंग एंड द DI। अगर मैथमेटिकल रीजनिंग भी छोड़ दोगे या बाकी का एवरेज का जो क्वेश्चन आता है, DI तो ईजी थे, बाद में जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सा रीजनिंग में, तो अगर उसमें आप पूरा आधा घंटा दे सकते हैं। ईगो पे लेने का नहीं है, उसके अंदर भी आप आराम से एक आधा क्वेश्चन जो रहता है उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि इसमें से क्वेश्चन नहीं गलत हो गए, बट बेस्ड ऑन द डिस्कशन आई हैड विद माय फ्रेंड्स एंड ब्रदर, सो पूरे जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा एक बार फिर से, और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कुछ गलत है, सो लेट मी डाउन इन दी नो डाउन इन दी कमेंट बिलो, सो बाकी के लोगों को भी हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस पे डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या होगा और रिजल्ट कब लगेगा, एक टेंटेटिव डेट के बारे में बात की जाएंगी।